हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एबीसी एग्रो क्लासेस। तो आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो जेट और आईसीआर के जो क्रैश कोर्स है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो दुर्गा नर्सरी चौराहे पे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे आइए और हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो जेट और आईसीआर का एग्ज़ाम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेट का एग्ज़ाम 14 मई को है। तो उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसी सीरीज में हम सबसे पहला जो टॉपिक ले रहे हैं वो सेल ले रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इसके सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका केंद्र की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन जेट 2022 में आया है। हम सभी जानते हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इससे एक चीज प्रूफ होती है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सिंपल या हार्ड नहीं हो सकता है। तो आपको सिंपल और हार्ड दोनों क्वेश्चन पे इक्वली ध्यान देना है। तो इसके ऑप्शन ए है रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी है श्वान। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका जो सही आंसर है वो है सी रॉबर्ट ब्राउन। तो अपन सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देखेंगे, उस एक क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी और भी चीजें हैं वो भी देखेंगे। जैसा कि हमको पता है कि जो रुडोल्फ विर्चो है, ये रुडोल्फ विर्चो है, इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? ओमनिस सेलुला ई ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में। उन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला के बारे में बताया था। ये भी प्रीवियस में आया हुआ है, आगे हमको ये क्वेश्चन भी दिख जाएगा। तो ये बात में हमको पता होनी चाहिए। रॉबर्ट हुक कौन है? इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आया तो आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक ने। तो क्योंकि सबसे पहले कोशिका की खोज ही रॉबर्ट हुक ने की थी, तो इन रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी का जनक कहा जाता है इनको। रॉबर्ट ब्राउन ने, जैसा कि आपको पता है, कोशिका केंद्र की खोज की थी। और ऑप्शन डी है श्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके चार ऑप्शन के बारे में डिटेल्ड इवोल्यूशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि जो जेट 2022 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूकैरियोटिक 40S राइबोसोम में होता है। यूकैरियोटिक 40S राइबोसोम में होता है। ऑप्शन ए है 16S rRNA, ऑप्शन बी है 18S rRNA, ऑप्शन सी है 28S rRNA और ऑप्शन डी है 55S rRNA। तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से जेट 2022 में आया। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि ये लेवल का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? लेवल का क्वेश्चन। कैसे लेवल का क्वेश्चन है? सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम होता है, कौन सा होता है? राइबोसोम। उसकी दो यूनिट होती है, दो यूनिट होती है उसकी। एक यूनिट जो होती है वो होती है ATAS की, और जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है 70S की। सबको पता है ये। और डिटेल पे जाना चाहे तो इस ATAS दो पार्ट की दो सब यूनिट होती है। एक तो होती है 60S और एक होती है 40S। वैसे 70S जो सब यूनिट होती है, इसकी दो सब यूनिट होती है। एक होती है 50S और एक होती है 30S। तो अब इस क्वेश्चन में जैसे हमको पता है कि यूकैरियोटिक 40S राइबोसोम में होता है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ATS की बात कर रहा है। ATS जो यूनिट है उसकी सब यूनिट की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें जब ये क्वेश्चन आ सकता है कि 40S राइबोसोम में होता है, तो अगली बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 50S में होता है, 30S में होता है। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि हम सब में देख लेते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम किसका बना होता है। ये राइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है प्लस rRNA से बना होता है। अपन को पता है प्रोटीन प्लस rRNA से मिलकर क्या बना होता है? राइबोसोम बना होता है। इसका मतलब rRNA की कौन से टाइप का rRNA होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो 60S जो होता है, 60S में आपको याद रखना है कि 5S भी होता है, 5.8S भी होता है, 28S rRNA भी होता है। 40S में आपको याद रखना है कि 18S, कौन सा? 18S rRNA इसके अंदर होता है। और 50S के अंदर आपको याद रखना है 5S rRNA होता है प्लस 23S rRNA भी होता है इसके अंदर। और 30S जो सब यूनिट होती है उसके अंदर 16S rRNA होता है। क्या होता है? 16S rRNA
इसके अंदर होता है। तो काफी डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि 2 से 3 बार राइबोसोम का क्वेश्चन आया हुआ है और हर साल रिपीट होता है, इसलिए राइबोसोम को बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत ध्यान से हमको देखना है। ठीक है, तो देख लिया अपने 80S और 70S सब यूनिट के बारे में देख लिया, जिसमें 60S और 40S सब यूनिट होती है और 70S में 50S और 30S सब यूनिट होती है। तो इसके हिसाब से देखें तो जो अपना क्वेश्चन है यूकैरियोटिक 40S राइबोसोम में क्या होता है, कौन सा एस होता है, 18S आरएनए, ये आरएनए इसका आंसर होगा। ये तो हो गया आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो एस है इसके बारे में पूछ जाता है, इस एस का मतलब होता है स्वेडबर्ग। क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग बोलते हैं, जो घनत्व को दर्शाती है, इसको दर्शाती है घनत्व को या अवसादन दर को दर्शाती है। ये भी हमको पता होना चाहिए। ये काफी डिटेल है, इससे डिटेल नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी राइबोसोम से रिलेटेड है और वो भी जेट 2021 में आया हुआ है। तो राइबोसोम का उत्पादन होता है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको देखते अपन काट सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं होता राइबोसोम का। फिर ऑप्शन बी है केंद्रक में, इसको रोकते हैं। ऑप्शन सी है अंतःप्रद्रव्य जालिका में, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑप्शन डी है वो है लाइसोसोम में। तो लाइसोसोम के बारे में पता है, लाइसोसोम तो सेल को या सेल के अंदर के जो भी चीजें होती है उनको डिस्ट्रॉय करता है, तो लाइसोसोम का तो इससे कोई भी लिंक नहीं है। तो जो अपना आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? केंद्रक में। अच्छा, केंद्रक में भी क्या होता है? केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलियस। वो उस न्यूक्लियोलियस के अंदर किसका, वो न्यूक्लियोलियस ही राइबोसोम का क्या करता है? उत्पादन करता है। तो और डिटेल में अगर अपन जाना चाहे कि केंद्रक में तो होता है, केंद्रक में भी कहाँ होता है? केंद्रक जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर अपन केंद्रक का डायग्राम बनाना चाहे, केंद्रक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना चाहे तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। इस डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक न्यूक्लियोलियस होता है। क्या होता है? हिंदी में भी अपन न्यूक्लियोलियस लिख सकते हैं। इस न्यूक्लियोलियस के अंदर जो होता है वो 85% क्या होता है? प्रोटीन होता है, और 10% इसके अंदर होता है RNA और 5% इसके अंदर होता है DNA। ठीक है, ये न्यूक्लियोलियस किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का उत्पादन करता है। तो ये हमको आइडिया होना चाहिए कि राइबोसोम का उत्पादन कहाँ होता है, डिटेल में हमने हमको देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, कोशिका झिल्ली का द्रव्य मोज़ेक मॉडल प्रस्तावित किया गया था, ये भी जेट 2021 में आया गया है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए देख लो रॉबर्टसन द्वारा, ऑप्शन बी देखो दानिली और डेक्सन द्वारा, ऑप्शन सी है सिंगर और निकोलसन द्वारा, और ऑप्शन डी है वॉटसन और किक द्वारा। वैसे ये अपन को सबको हमको पता है कि इसका जो सही आंसर है वो है सी, लेकिन क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अपन हर क्वेश्चन को सोल्व करते हुए उसको थोड़ा डिटेल में जाएंगे ताकि इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर ही आपके सारा पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाए। तो इस देख लेते हैं किस तरीके से कोशिका झिल्ली होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है, इस तरीके से पूरी बाय लेयर बनी होती है। अपन अभी परफेक्ट डायग्राम नहीं बनाएंगे, अभी अपन डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। इस ओके, तो देखिए कि फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर होती है। अपन को एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाना, अपन को डायग्राम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में ध्यान रखना। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोरीन प्रोटीन होती है, नाम से पता पड़ रहा पोरीन प्रोटीन या इसको टनल प्रोटीन भी कहते हैं। और इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर पूरी होती है, और इसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक क्या आंतरिक प्रोटीन भी होती है। इस तरीके से अलग अलग जगह आंतरिक प्रोटीन, और यहाँ पे ऊपर की साइड कुछ इस तरीके से बाह्य प्रोटीन भी उपस्थित होती है। ठीक है, तो जो आंतरिक प्रोटीन है वो 70%, कितना परसेंट? 70%। प्रोटीन के पार्ट का जितना प्रोटीन होता है उसका 70% कौन सी होती है? आंतरिक प्रोटीन होती है। और जितनी प्रोटीन होती है उसका 30%, कितना? 30% क्या होती है? बाह्य प्रोटीन होती है। और नाम से पता पड़ रहा है ये टनल प्रोटीन है, पोरीन प्रोटीन है। तो ये क्या करती है कि पदार्थों का, मटेरियल का क्या आवागमन को
निर्धारित करती है कि कौन सा सेल के अंदर कौन से पदार्थ आएंगे और सेल से बाहर कौन से पदार्थ जाएंगे, इस बताती है। ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है। ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है, इसमें एक सिर होता है, एक पूंछ होती है, एक हेड होता है, एक टेल होती है। जो हेड होता है वो क्या होता है कि हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफिलिक, मतलब एक होता है जल रागी और एक होता है जल विरागी, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये हमको पता होना चाहिए। फिर इसके ऊपर कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उस सेल को रिकॉग्नाइज करने में, सेल की पहचान करने के कार्य आता है, ये हमको पता होना चाहिए। इससे भी इंपॉर्टेंट और एक चीज होती है जो इस कोशिका द्रव्य मोज़ेक मॉडल में हमको ध्यान रखनी होती है। वो चीज इस तरीके से होती है कि हमको पता होना चाहिए कि इसमें लगभग कितना 58%, कितना 58% तक क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। कितनी बार पूछते हैं कि सबसे ज्यादा जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन का प्रतिशत होता है। और इसमें 40% तक, कितना प्रतिशत तक, 40% तक क्या होता है इसमें, फोस्फोलिपिड। क्या होता है, फोस्फोलिपिड। 40% तक क्या होता है, फोस्फोलिपिड होता है। और 1 से 2%, कितना, 1 से 2% तक इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें 1 से 2% तक। तो इस तरीके से हमको पता पड़ा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने कंपटीशन एग्जाम में पूछ चुका होता है कि कोशिका झिल्ली में सबसे ज्यादा क्या होता है, क्योंकि हमने फोस्फोलिपिड का नाम ज्यादा सुना होता है तो हम ऑप्शन में फोस्फोलिपिड को टिक कर देते हैं, लेकिन सबको ध्यान होना चाहिए कि 58% उसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 40%, 40% क्या होता है, फोस्फोलिपिड होता है, और 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट होती है। प्रोटीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ प्रेजेंट होती है, और फोस्फोलिपिड किस तरीके से होता है, अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर ही इसको बता लिया, देख लिया। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हमारे सामने एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतः प्रद्रव्य जालिका के साथ निरंतर है। इसको हिंदी में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ निरंतर है, मतलब इससे जुड़ा हुआ कौन सा चीज है। जब आप अंतः प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर की बात करोगे, या उसके फंक्शन की बात करोगे, या उसके कार्य की बात करोगे, तो आपको पता पड़ेगा कि इसके जो कार्य के अंदर एक कार्य ये भी है कि गोल्जी बॉडी का निर्माण। जब हमको ये पता पड़ गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी का निर्माण करता है, तो जब ऑप्शन हम देखेंगे तो हम इस ऑप्शन में देखेंगे कि इन तीनों ऑप्शन से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिंक नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा गोल्जी बॉडी। कैसे कि जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है उनका जो फॉर्मेशन होता है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी मिलकर करते हैं। सेल प्लेट या सेल वॉल के मटेरियल का निर्माण भी गोल्जी बॉडी मिलकर करते हैं। और जो गोल्जी बॉडी और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दोनों सेल मटेरियल का निर्माण भी करते हैं। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो निरंतर संरचना है वो कौन सी है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन अपन कहीं और का नहीं देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी है जो रिपीट हुए हुए, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ साथ इससे लिंक सारी चीजें भी अपन देख लेंगे, जिससे क्या होगा, क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का होगा ही होगा, साथ में अपन को 4 ऑप्शन है तो 4 नई चीजें पता पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि पूरा चैप्टर इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सीरीज हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स की आ जाए, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देख लें, और हर एग्जाम में लगभग 40%, कितना, लगभग 40 से 50% तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, और 10 से 15% तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली जो 60% पे हमारा सिलेक्शन होता है, तो उसमें से मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिकाओं के आरएनए का मुख्य भाग इनमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी है कोशिकीय राइबोसोम, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम, और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइबोसोम जो होता है, क्या, राइबोसोम वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है, प्लस आरएनए से बना होता है। और जब आप आरएनए की बात करोगे तो अपनी कोशिका में 3 तरह के आरएनए होते हैं। कौन सा आरएनए होता है, पहला होता है आरआरएनए जो कि 60 से 65% तक होता है, दूसरा होता है एमआरएनए जो कि केवल 1 से 5% तक होता है, और तीसरा होता है टीआरएनए जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और आरआरएनए को राइबोसोम आरएनए कहते हैं। तो जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो 25%, 20 से 25% तक होता है। तो क्योंकि हमको पता है कि आरआरएनए 60 से 65% तक है,
इसका मतलब आरएनए का मैक्सिमम पार्ट क्या है, आर आरएनए। तो जो भी आरएनए का मैक्सिमम मुख्य भाग जो क्या है, आरएनए का मुख्य भाग क्या है, आर आरएनए। और ये आर आरएनए ही क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कोशिका ओके आरएनए का मुख्य भाग इनमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, कोशिकीय राइबोसोम में। ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी में, टफ कैटेगरी में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेट 2019 में आया वो क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें 85% 85% तक प्रोटीन होता है, 10% तक आरएनए होता है, 5% तक क्या होता है, डीएनए होता है। क्रोमोसोम के बारे में अपन को पता ही है, और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी जैसे आगे स्ट्रक्चर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है 70S राइबोसोम की उप इकाई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 70S जो राइबोसोम की दो होती है, कौन होती है, राइबोसोम की दो इकाई होती है, एक होती है 80S और एक होती है 70S। जो 80S होती है उसमें 60S सब यूनिट होती है और 40S सब यूनिट होती है, और जो 70S होता है उस 70S में 50S सब यूनिट होती है और 30S सब यूनिट होती है। ओके, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 50S और 30S सब यूनिट देख लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, 30S तथा 50S सब यूनिट होती है। तो 70S राइबोसोम की उप इकाई कौन सी हो गई, 30S तथा 50S। तो इससे ये पता पड़ा कि ये क्वेश्चन सिंपल है, जो कि जेट 2018 में आया हुआ है। तो सिंपल एज वेल एज थोड़ा डिटेल में भी हमको चीजों को देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9th क्वेश्चन है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 से 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं और 10 से 15% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पे डिपेंडेंट होते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें मैंने आपको रुडोल्फ विर्चो के बारे में बताया था और बताया था कि उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में हमको बताया। तो वो क्वेश्चन वापस आ गया, जेट 2018 में पहले आया हुआ था, उसी को नया आगे आगे कौन सा, जेट 2022 में आ गया था। तो ध्यान रखना, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसके बारे में हमें किसने बताया, हमारा आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो। किसने बताया हमें, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, सिंगर निकोलसन के बारे में अपन को पता है, सिंगल और निकोलसन ने क्या किया था, द्रव्य मोज़ेक मॉडल, इसे जस्ट प्रीवियस ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है। ठीक है, एंटन वन ल्यूएन, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल, क्या फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी। अच्छा, फर्स्ट कोशिका की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन आया तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी, कॉर्क, किसमें की थी, कॉर्क के अंदर, कॉर्क सेल के अंदर। और ल्यूएन हॉक ने क्या, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी, किसमें, फर्स्ट लिविंग सेल की खोज की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने, एंटन वॉन ल्यूएन हॉक। निकोलसन के बारे में भी हमने देख लिया द्रव्य मोज़ेक मॉडल में, रुडोल्फ विर्चो के बारे में भी देख लिया। तो इस तरीके से हर ऑप्शन को हमने क्या डिटेल में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अवर्णीय लवक जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का संचय करते हैं कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको पता होना चाहिए कि अवर्णीय लवक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट या ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का अवर्णीय लवक नाम से पता पड़ा, अवर्णीय लवक मतलब इनके अंदर पिगमेंट, क्या पिगमेंट अब्सेंट होते, क्या होते हैं, अब्सेंट, अनुपस्थित होते हैं। इसका मतलब ये क्या होंगे, रंगहीन होंगे, रंगहीन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, प्लास्टिड की बात करते हैं। ये प्लास्टिड के टाइप है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं, प्लास्टिड। उसमें अपने एक जो टाइप होता है वो होता है अवर्णीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 3 प्लास्ट, कौन कौन से होते हैं 3 पार्ट। एक होता है अमाइलोप्लास्ट। क्या होता है, अमाइलोप्लास्ट, जो क्या करता है, स्टार्च का, किसका, स्टार्च का संग्रहण करता है। किसका संग्रहण करता है, स्टार्च का संग्रहण करता है। किसका संग्रहण करता है, स्टार्च का संग्रहण करता है। ठीक है, दूसरा प्लास्ट है, दूसरा जो पॉइंट है वो है एलियोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट है, इलियोप्लास्ट या एलियोप्लास्ट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये करता है वसा का संग्रहण। किसका संग्रहण, वसा का संग्रहण, वसा का संग्रहण, वसा का संग्रहण करता है। और जो डी ऑप्शन है अल्यूरोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट किसका, प्रोटीन का संग्रहण करता है। किसका संग्रहण करता है, प्रोटीन का। किसका करता है, प्रोटीन का संग्रहण, प्रोटीन का संग्रहण करता है। तो पता पड़ गया हमको ल्यूकोप्लास्ट
ग्लूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और अल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं वो किसका संग्रहण करता है? स्टार्च का संग्रहण करता है। क्वेश्चन में भी यही पूछ रखा है। अवर्णीय लवक जो कि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का संचय करते हैं क्या कहलाते हैं? अमाइलोप्लास्ट। ये किसमें आया था? जेट 2018 में। तो हमने दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ ली, वसा का संग्रहण और प्रोटीन का संग्रहण। अगली बार किसी हो सकता है किसी कंपटीशन एग्जाम में जेट में नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन आ जाए वसा का संग्रहण या प्रोटीन का संग्रहण कौन करता है। तो हमें एक पॉइंट से 3 नई चीजें भी सीखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है हमसे? पादप कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका बनी होती है। क्या? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका को इंग्लिश में बोलते हैं मिडल लेमिला। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? मिडल लेमिला। मिडिल लेमिना। तो मध्य पट्टिका बनी होती, किसकी बनी होती है मध्य पट्टिका? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको पता है किसकी बनी होती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट की। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट का। ये भी सिंपल क्वेश्चन था कि कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट किसका निर्माण करते हैं? मध्य पट्टिका का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। तर्कु तंतु बने होते हैं। कौन से तर्कु बने होते हैं? तर्कु तंतु बने होते हैं। हमारा ऑप्शन है फ्लेजिलिन प्रोटीन के, ऑप्शन बी है ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ऑप्शन सी है एक्टिन प्रोटीन के और हमारा ऑप्शन डी है मायोसिन प्रोटीन के। देखिए, फ्लेजिलिन प्रोटीन तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लेजिला होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लेजिला होता है वो फ्लेजिला किसका बना होता है? फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि तर्कु तंतु मतलब स्पिंडल फाइबर। किसकी बात कर रहे हैं? तर्कु तंतु मतलब स्पिंडल फाइबर। किसके बने होते हैं? फ्लेजिलिन प्रोटीन के, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, ऑप्शन सी है एक्टिन प्रोटीन के, ऑप्शन डी है मायोसिन प्रोटीन के। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। किसके? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। जेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान ये रखना है कि फ्लेजिलिन प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, क्योंकि उसके अंदर फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अच्छा, एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है इन दोनों का जो संबंध होता है वो पेशियों से होता है, मसल्स से होता है। किसका होता है? मसल से। मसल के अंदर ये दोनों प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन सा? एक्टिन और मायोसिन के बारे में भी और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब ये दोनों पेशियों से संबंधित है, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, तो जो तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर किसके बने होंगे? ट्यूबुलिन प्रोटीन के। ये पता पड़ गया कि जेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है 16SR आरएनए पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया राइबोसोम का ये तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन है। तो राइबोसोम के बारे में हमने सबसे पहले आते ही उसकी इकाइयां पढ़ी, ATS 70S, फिर उनकी सब इकाई पढ़ी। ATS की 60S होती है और 40S होती है, और जो 70S होता है उसकी 50S होती है और 30S होती है। उनके अंदर कौन कौन से RRNA वो भी पढ़े, mRNA, RRNA, tRNA क्या है वो भी पढ़े। तो सारा राइबोसोम का डिटेल हम पढ़ चुके। तो उससे ये फायदा होगा कि अभी आप देख लो कि प्रीवियस ईयर के अंदर 10 साल के अंदर ही 5 से 6 क्वेश्चन तो केवल पर्टिकुलर राइबोसोम के ऊपर आ गए। ठीक है, तो राइबोसोम अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखना। वापस 16SR आरएनए पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम की। कौन सी होती है? वापस आपको एक बार बता देता हूँ, ATS होती है और एक 70S होती है। जो ATS होती है उसकी भी 2 होती है यूनिट, सब यूनिट, 40S और 60S, और 40S 70S की भी 2 होती है, 50S और 30S। इस 30S सब यूनिट के अंदर, किसके अंदर? 30S सब यूनिट के अंदर जो होता है, मैंने आपको बताया था 16SR आरएनए, 16SR आरएनए प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था 5S23S होता है, इसके अंदर 5.8 528S होता है, 40S के अंदर कितना होता है? 18S होता है। इस तरीके से मैंने आपको बता देता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30S सब यूनिट के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम की 30S उप इकाई में क्या प्रेजेंट होता है? 16SR आरएनए। एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी डिटेल इसकी मैंने आपको बता दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अपन देखते हैं। न्यूक्लियोसोम में कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। H2A, H2B, ऑप्शन बी है H3, H4, ऑप्शन सी है H2A, H2B, H3 और H4, और H1, H2A, H2B, H3 और H4। तो इसका सही आंसर है ये। तो सिंपल सा इसको याद रखना है कि अगर सारे प्रोटीन जिस ऑप्शन में मैक्सिमम पॉइंट दे रहे होंगे H1, H2A, H2B, H3 और H4, उसको टिक करना है। क्यों? क्योंकि जो H1 वाला होता है ये तो लिंकर की तरह कार्य करता है, और ये बाकी
एक गिटक होती है, गिटक जिसपे अपन धागे को लपेटते हैं, तो ये गिटक की तरह कार्य करते हैं। कौन से? ये सब किसकी तरह कार्य करते हैं? गिटक की तरह। ताकि वो जो हमारे पास जो डीएनए होता है इन पे चारों तरफ बाइंड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में सेल में तो रखना है, ऐसा लंबा चौड़ा तो फैला के तो रख नहीं सकते, तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में रखने के लिए ये 3 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और ये H1 होती है, ये लिंक करती है, जो न्यूक्लियोसोम यूनिट बनती है, सोलेनोइड जिनका शेप होता है, उस यूनिट को लिंक करने का काम कौन सा लिंकर करता है? H1 करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना डिटेल आप नहीं जानोगे तो आपको ये पता होना चाहिए। H1, H2A, H2B, H3 और H4, H1 से H4 तक की जो भी होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, वो किसमें होते हैं? न्यूक्लियोसोम में पाए जाते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल यूकैरियोटिक की बात कर। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, उसके अंदर उसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन डीएनए होता है, मतलब उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है तो ऐसे डीएनए को क्या बोलते हैं? नग्न डीएनए। कौन सा? नेक्ड डीएनए। क्या हो? नेक्ड डीएनए। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन देखना है, उसके साथ साथ 4 इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। इसका सही आंसर पता पड़ गया, जेड 2017। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यूकैरियोटिक कोशिका में ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल टीसीए चक्र होता है। पता होना चाहिए आपको कि टीसीए चक्र, तो ये तो यूकैरियोटिक कोशिका में टीसीए चक्र कहाँ होता है? ये क्या है? चक्र नहीं, चक्र है। क्या है? चक्र। चक्र कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली में, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, और ऑप्शन डी है कोशिका द्रव्य में। क्या है? ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य में। हमको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये कौन से लगे होते हैं? ये F1 और F0 पार्टिकल लगे होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन है, बाहरी लेयर है, इसको क्या बोले? आउटर मेम्ब्रेन लिख दूं। बाह्य झिल्ली है। ये कौन सी झिल्ली है? आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन है। मैं आपको इसका डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि जब ये क्वेश्चन आ सकता है कि टीसीए चक्र के कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिंक रिएक्शन का हो सकती है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ईटीएस का हो सकती है। तो अपन को एक से, मैंने कहा 3 चीजें पता पड़नी है। ये क्या होता है? ये होता है मैट्रिक्स। क्या होती है? मैट्रिक्स। किसकी मैट्रिक्स होती है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का एक तरह से माल मटेरियल, इस मैट्रिक्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? टीसीए चक्र। इसी को क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। तो वो कहाँ होता है? मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, ये जो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, मतलब बाहरी भित्ति, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के मध्य, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मध्य का जो स्पेस है, इसको बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? लिंक रिएक्शन इसके अंदर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिंक रिएक्शन कहाँ होती है, तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? लिंक रिएक्शन होती है। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ईटीएस कहाँ होता है, तो ये जो F1 और F0 पार्टिकल है, इन F1 और F0 पार्टिकल ऑक्सीसोम के ऊपर क्या होता है? ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कार्य करती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइबोसोम की 40S उप इकाई में होता है। मैंने आपको बताया ये 4th 5th क्वेश्चन देख लिया राइबोसोम के ऊपर, वही बार बार एक ही चीज देखनी है अपन को। राइबोसोम की यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी यूनिट होती है। राइबोसोम 80S, 70S, 80S में 60S और 40S, वापस 70S में कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा 50, कौन सा हो जाएगा? 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट। तो मैंने क्या बताया? 40S उप इकाई में क्या होता है? ये क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर में भी, मतलब सबसे 2000 मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था 2021 या 22 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कहा वापस रिपीट होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुझे बोलेगा 40S किसके अंदर? 40S के अंदर कौन सी सब यूनिट होती है? मैंने आपको बताया 18S rRNA प्रेजेंट होता है। इसके अंदर कौन सा होता है? 5, 5.8 और 28। इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? 16S। इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? 5S और 23S rRNA प्रेजेंट होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 18S जो rRNA है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? 40S सब यूनिट के अंदर, उप इकाई के अंदर उपस्थित होता है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि ऐसा कौन सा आरएनए है जो
70S और 80S यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 60S के अंदर भी 5S होता है और 50S के अंदर भी क्या होता है, 5S होता है। इसका मतलब 5S जो आरएनए होता है, कौन सा आरएनए, 5S जो आरएनए होता है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक और चीज पता पड़नी चाहिए कि 50S के अंदर एक आरएनए और होता है 23S, ये भी बताया मैंने भी आपको। इस 23S आरएनए एंजाइम की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, एंजाइम की तरह। तो इसको राइबोजाइम एंजाइम भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी डिटेल हो सकती है राइबोसोम की मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता है। ये तो बड़ा सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों की में नहीं पाया जाता है। इस पे ध्यान आ जाएगा किसका, ल्यूकोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में क्या होती है, मेसोफिल सेल्स होती है। वो मेसोफिल सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो जड़ों को तो प्रकाश संश्लेषण करना ही नहीं है, जड़ों के अंदर तो मेसोफिल सेल्स होगी नहीं, तो जड़ों के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होगा। तो क्या प्रेजेंट नहीं होगा, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट क्या प्राय नहीं पाया जाता है। प्राय मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितनी बार जब जड़ें बाहर आ जाती है प्रकाश संश्लेषण के कार्य भी आती है। तो अपन ने क्या वर्ड यूज किया, प्रायः। क्या, प्रायः। तो क्या प्रायः नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। बड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, नहीं 17 देखना है हमको। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क होता है। क्या, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच क्या संपर्क होता है। कैसे बात करते, देखो ये हमारे पास सेल है, इस सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस है। तो केंद्रक, ये केंद्रक है हमारे पास, और ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। तो इनके बीच संपर्क कैसे होगा, ये जो स्पेस दे रखा है, ये जो छिद्र है, इन छिद्र के द्वारा ही पदार्थ अंदर जाएंगे और पदार्थ बाहर आएंगे। तो क्या है, नाभिकीय छिद्रों द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, नाभिकीय छिद्रों द्वारा। न्यूक्लियोलस द्वारा, न्यूक्लियोलस का तो कोई रोल ही नहीं, न्यूक्लियोलस तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसमें कितना प्रोटीन होता है, कितना आरएनए होता है, कितना डीएनए होता है, ये बता दिया। 85% प्रोटीन होता है, 5% डीएनए होता है, और क्या होता है, 10% आरएनए होता है। गुणसूत्रों पे तो हो ही नहीं सकता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स इसका कोई लिंक नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नाभिकीय छिद्रों द्वारा किसका होता है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच संपर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राइबोसोम बने होते हैं। क्या क्वेश्चन है, राइबोसोम बने होते हैं। जेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, राइबोसोम बने होते हैं। इसके डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों के बने होते हैं, और डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। मैंने आपको जब फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही राइबोसोम के बारे में बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो राइबोसोम होता है, क्या होता है, राइबोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस आरएनए। तो प्रोटीन प्लस आरएनए क्या है, आरएनए है। तो प्रोटीन प्लस आरएनए वाला ऑप्शन देख लो, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए प्लस प्रोटीन। जेड 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जेड में आया हुआ क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ। उसके साथ साथ 2 से 3 नई चीजें भी देख रहे हैं अपन, ताकि ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन की सीरीज में ही सोल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है। क्या होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है केंद्रक से, माइटोकॉन्ड्रिया से, लाइसोसोम से और गोल्जी बॉडी से। तो इसका जो सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्या होगा, गोल्जी बॉडी से। क्योंकि जो गोल्जी बॉडी के हम फंक्शन की बात करते हैं, तो गोल्जी बॉडी के कार्य क्या क्या होते हैं हमको पता होना चाहिए। गोल्जी बॉडी के कार्य, फंक्शन के बारे में हमको पता होना चाहिए। जब हम गोल्जी बॉडी के फंक्शन की तरफ देखते हैं, तो उसका पहला फंक्शन ये होता है, क्या होता है, एक तो स्पर्मेटिड, किसको, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड को किसमें बदलता है, स्पर्म में चेंज करता है। कौन बदलता है, गोल्जी काय में। और सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति होती है, उसके जो पदार्थ है, मटेरियल है, उनका निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। तीसरा चीज आपको याद रखना है, जो सेल प्लेट है, कौन है, सेल प्लेट, इसके मटेरियल का निर्माण भी, इसके पदार्थ का निर्माण भी, इसके मटेरियल का निर्माण भी कौन करता है, गोल्जी का, गोल्जी बॉडी करती है। और जो हमारे जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्या पूछा है कि एक्रोसोम का निर्माण, एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करती है, एक्रोसोम, एक्रोसोम का निर्माण भी कौन करती है, गोल्जी बॉडी। और क्वेश्चन ये आया कि प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो गोल्जी बॉडी प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काय
से। अच्छा, आगे मूव करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में, मतलब आपको पेपर देखने की भी जरूरत नहीं है। मतलब अपन जो कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो सीरीज चला रहा है, ये सीरीज का ये फायदा है कि आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के 2012-13 से लगा के 2022 तक 10 साल में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन, उन क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ इस टॉपिक के दूसरी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो फोकस करके देखना। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है गुणसूत्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? किसने की थी? इसका सिंपल सा आंसर आपको, ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसका सिंपल सा आंसर क्या है? वोल्टेयर ने की थी। किसने की थी? वोल्टेयर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जेट 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में पाई जाने वाली संरचना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे, एक मिनट, अगर कोई आपसे पूछता है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसी कौन सी संरचना है जो दोनों में समान होती है? क्योंकि केंद्र का अलग अलग होता है, उनके अंदर और बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, वो सब अलग अलग होती है। ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है? तो क्या है? कोशिका झिल्ली एकमात्र या प्लाज्मा झिल्ली एकमात्र ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में क्या होती है? समान होती है। मैक्सिमम उनके स्ट्रक्चर कैसी होती है? एक जैसी होती है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रत्येक जीवित कोशिका में, भले वो कौन सी हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, दोनों में कैसी होती है? समान होती है या दोनों में पाई जाती है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट हमें पाया जाएगा? नहीं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये आंसर नहीं हो सकता। कोशिका भित्ति क्या एनिमल में पाई जाती है? एनिमल सेल में नहीं। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? प्रत्येक जीवित कोशिका पूछा। क्वेश्चन पे बड़ा ध्यान देना है, प्रत्येक जीवित कोशिका। फिर उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, तो अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली। क्या होगा? ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि पाचक उत्प्रेरक जिस कोशिकांग में उपस्थित होते हैं वह है क्या? पाचक उत्प्रेरक जिस कोशिकांग में उपस्थित होते हैं वह है क्या? है आंसर नाम से पता पड़ा। कौन से भाई? एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम किसके अंदर प्रेजेंट है? लाइसोसोम के अंदर। उसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कि जब कोशिका पुरानी हो जाती है या कोशिका के अंदर और भी कुछ टॉक्सिक पदार्थ आ जाते हैं या और भी कुछ बैक्टीरिया या कुछ भी एंटर कर लेते हैं, उन सबको किल करने के लिए, कुछ फेगोसाइड करने के लिए, सबका काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। तो इसमें तो देखते हैं, बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। तो सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम। गोल्जी का है, इसका कोई लिंक नहीं है। और ऑक्सीजोम से भी हमारा कोई संबंध नहीं है और ऑक्सीजोन से भी कोई संबंध नहीं है। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा? पाचक उत्प्रेरक जिस कोशिकांग में उपस्थित होते हैं वो क्या होता है? लाइसोसोम होता है। ओके, लाइसोसोम में कितने तरह के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक होते हैं। प्राथमिक में कौन से होते हैं? प्राथमिक में होते हैं। द्वितीयक में पाचक एंजाइम होते हैं। द्वितीयक बनता कैसे? तो प्राथमिक वाला लाइसोसोम किसी भी फेगोसाइट, मतलब फेगोसाइटिक प्रोसेस करता है, किसी भी चीज को खाता है, अपने अंदर लेता है, तो उसके बाद कोई द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण होता है। इस तरीके से होता है। बट हमारा जो सही आंसर है कि पाचक उत्प्रेरक जिस कोशिकांग में उपस्थित होते हैं वह कोशिकांग कौन सा होता है? लाइसोसोम। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब आया था? जेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन कहीं और से लिया हुआ नहीं है, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, ये भी जेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किलोकर के द्वारा, ऑल्टमैन के द्वारा, सी बेंडा के द्वारा, सिकेविट्स के द्वारा। ये चारों ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगर कोई मुझे पूछे किसी चीज को देखा, क्या देखा, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अगर पूछे देखा किसने, तो किसने देखा? किलोकर ने। कहा देखा? कीट की पेशियों में। क्या? कीट की पेशियों में। तो अपन को क्या इतना ध्यान रखना, हमको देखना किलोकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा? क्या होगा? किलोकर। क्वेश्चन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर होगा, ये भी इंपॉर्टेंट, तो हमारा आंसर होगा अल्टमैन। और अगर पूछे माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, किसने दिया? सी बेंडा ने। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सी बेंडा। और ऑप्शन क्या दे दी? सिकेविट्स। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस नाम दिया था। तो तीनों माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। अगर ये एग्जाम में आ सकता है तो ये भी सब भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने चारों ऑप्शन भी ऐसे बनाए कि आपको पता पड़े कि किलोकर कौन है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था। कहाँ देखा? कीट की पेशियों में देखा। और बी क्या है? ऑल्टमैन। इन ऑल्टमैन ने क्या क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। सी क्या है? सी बेंडा। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। पहला शब्द किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया, सी बेंडा ने। और डी सिकेविट्स ने क्या दिया? पावर हाउस का। इन्होंने कोशिका का क्या क्या? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिक चीजें हमको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जैसे मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बताया था,
कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70 भी हमारे पास क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, उसके अंदर सर्कुलर नॉन हिस्टोन प्रोटीन वाला डीएनए होता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह हमारी कोशिका के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल विद इन सेल। और ये एटीपी का निर्माण भी करती है, तो इसको हमने क्या नाम दे रखा है, पावर हाउस ऑफ सेल। और ये अगर क्वेश्चन पूछे कि कोशिका का सबसे सक्रिय कोशिकांग कौन सा होता है, क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि कोशिका के अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम भी जिस कोशिकांग के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा के इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल का होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है, लिंक रिएक्शन का होती है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होती है, और ईटीएस का होती है, ऑक्सीसोम्स पे होती है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्वेश्चन में देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहां पर होती है, कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो टीसीए या क्रेब साइकिल होती है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में, हाँ बिल्कुल, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःझिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया से इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं होगा। और कोशिका द्रव्य में ये आंसर भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में। कैसे होगा, जैसे मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या होते हैं, ग्रेना, और ग्रेना की एक इकाई क्या होती है, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड आपस में जुड़े होते हैं। तो अगर पूछे प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होती है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होगी, इन थाइलेकोइड पे क्या होगी, थाइलेकोइड, या सारे थाइलेकोइड मिलकर क्या बनाते, ग्रेना बनाते। तो इस पे क्या होगी, प्रकाशीय अभिक्रिया। और पूछे कि अप्रकाशीय अभिक्रिया, जो क्वेश्चन में पूछा है वो कहां पर होगी, तो जो क्लोरोप्लास्ट की जो मैट्रिक्स होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो इसको भी हमने डिटेल से देख लिया कि ये जैसे कि क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और डबल स्टैंडर्ड नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो भी कोशिकांग के अंदर कोशिकांग या सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्यों सेल विद इन सेल भी कहते हैं, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं, सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल किसको बोलते हैं, वो राइबोसोम को बोलते हैं। वो भी ध्यान रखना आपको कि ये क्वेश्चन में आ सकता है कि सेल ऑर्गेनल विद इन सेल ऑर्गेनल किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं, क्योंकि सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और बोले सेल विद इन सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को भी बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं और डबल स्टैंडर्ड नेक्ड डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। इसका सही आंसर है अभी हरित लवक। क्या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी का है, तो हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। कैसे, जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, तो इसमें कोशिका कौन सी भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, प्लांट सेल भी हो सकती है। तो इन जनरल जब बात की जाएगी तो आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। अगर क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा के दे कि एनिमल सेल का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनिमल सेल के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट ही नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है उस कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कहते हैं। तो आज की क्लास ये खत्म होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसी सीरीज के अगले पार्ट की तरफ अपन मूव करेंगे। जब अगली क्लास में जब लेके आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हम हमारे चैनल के साथ बने रहे। और जैसा मैंने आपको बताया, क्रैश कोर्स 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 6 अप्रैल को हमारे जो 12th क्लास है उनके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, उसके बाद हमने 8 अप्रैल से क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो हमसे जुड़िए। थैंक यू सो मच।